बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप एंड डिस्क। और हमने ये एग्जांपल कंसीडर करनी है कि एक हूप है और एक डिस्क है, उसको मैंने इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज़ किया है। अब ये दोनों जो उनसे रोल डाउन करती हुई नीचे आ रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि बॉटम के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन की बॉटम के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट में से पहले पहुंचेगा। ठीक है, बोथ आर रिजिड बॉडीज इफ वन ऑफ देम इज हूप एंड अदर इज डिस्क। तो डिस्क और हूप में से कौन पहले पहुंचेगा। इंक्लाइन प्लेन जो है उसको हमने इंक्लाइन किया एट एन एंगल थीटा, इट्स वन एंड इज एट द हाइट h। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखें बॉडी रोल डाउन क्यों करेंगी। ठीक है, अब हमने लिखा हुआ है कि डिस्क हूप एंड डिस्क का रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। इसका क्या मतलब है बेटे, अगर हम इंक्लाइन प्लेन कंसीडर कर लें जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बेटे कभी जो बॉडीज हैं दोनों ना, डिस्क और हूप, ठीक है, ये रोल डाउन नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये जस्ट स्लिप करती हुई आएंगी। इसका मतलब क्या होगा, इनकी सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू देयर लीनियर मोशन, यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेट नहीं करेंगी, तो इनके पास कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। इस केस में बड़ा सिंपल है कि टॉप के ऊपर अगर एक बॉडी जस्ट स्लिप करती हुई आ रही है इंक्लाइन प्लेन से, तो टॉप के ऊपर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। ठीक है, बॉटम पर आते आते अगर हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया तो बॉटम पर आते हुए ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो बॉटम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है हाफ mv² वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट। m से कैंसिल हो गया, तो वी विल गेट v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया, v² था तो अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी होगी बॉटम के ऊपर, चाहे वो हूप हो या डिस्क हो, अगर वो जस्ट स्लिप करती हुई आ रही है, यानी कि ऐसी इंक्लाइन प्लेन से हमने उसको इंक्लाइन प्लेन पर ट्रैवल करती हुई आ रही है जो फ्रिक्शन लेस है, तो इस केस में हूप और डिस्क, ठीक है, उनकी सबकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 2gh होगी। अब आप ये देख रहे हैं ये जो वेलोसिटी है ना तो मासेस पे डिपेंड कर रही है हूप और डिस्क के, ना उनके साइजेस पे डिपेंड कर रही है, जस्ट हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे डिपेंड कर रही है कि उसका जो एंड था अदर एंड वो किस साइड के ऊपर है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी तब होगी अगर वो जस्ट स्लिप करती हुई आ रही है इन केस ऑफ नो फ्रिक्शन। इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। लेकिन अगर बेटे हम बात करें कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, और ये जो बॉडीज़ हैं ये रिजिड है, हूप भी और डिस्क भी। फर्स्ट के लिए हमारे पास ये डिस्क जो है सपोज कर लें, ठीक है, ये रोल डाउन करती हुई आ रही है। ठीक है, और सॉरी हमने इसको इंक्लाइन प्लेन से रिलीज़ किया है। अब आप देखते हैं जी, ये हम ये देखेंगे किस फोर्स की वजह से एक्चुअली ये रोटेट कर रही है। अगर आप देखें जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और हमें पता है कि बॉडी के वो फोर्स जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास करती हैं वो बॉडी को कभी भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करवा सकती। अगर आप इसका ग्रेविटेशन फोर्स देखें, यानी इसका वेट देखें, तो वेट का लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, तो ये भी बॉडी को रोल नहीं करवा रही है, इसको रोटेट नहीं करवा सकती। अब आप ये देखें जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन अगर देखें, यानी फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन अगर और इस बॉडी की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन देखें वो इस बॉडी के टेंजन के अलोंग एक्ट कर रही है, यानी ये टेंजिशियल फोर्स वाला रोल प्ले कर रही है। और हमें पता है जब टेंजिशियल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो वो क्या कर देती है, उसकी क्या उसको कहते हैं, स्पीड को चेंज कर देती है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, अगर रिजिड बॉडी के पार्टिकल देखें तो इनके ऊपर ये फोर्स टेंजिशियल फोर्स वाला रोल प्ले करते हुए क्या करेगी, इनको स्पीड अप करना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करना शुरू हो जाएंगे, अभी आप देखें इस फोर्स की वजह से, यानी एक टॉर्क एक्ट कर रहा है सिस्टम के ऊपर। देखें हमारे पास इस फोर्स की वजह, बाकी दोनों फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो चुका है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क है वो जीरो नहीं है। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो रोटेट करवाना शुरू हो गया। उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, क्या उसको कहते हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी इट विल रोल डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो अब चूंकि अब इस केस में अगर ये फ्रिक्शन है तो ये रोल डाउन कर रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा जी स्लाइड करती हुई आएंगी। नाउ इस केस में क्या होगा, बॉटम के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू वो नहीं होगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब बॉडी जस्ट स्लिप कर रही थी। उसकी वजह ये कि पहले सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी की कुछ जो टॉप के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका कुछ पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे जो बॉटम के ऊपर उसने पहुंचना है, ठीक है, यानी उसका जो सेंटर मास है बिल्कुल वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो इट विल हैव द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो वो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो पहुंचेगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें
कि 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब बॉडी जस्ट स्लिप कर रही होगी तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पार्ट अगर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी टॉप के ऊपर, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी फर्ज कर लें अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एट द बॉटम, और फर्स्ट के लिए 2 जूल जो है वो रोटेशन की वजह से रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो रिमेनिंग 8 जूल होगा वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो लीनियर स्टेट पाथ के अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो उसकी जो लीनियर स्पीड होगी दैट विल बी अफेक्टेड, नाउ इट विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी वाज जस्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जब वो इंक्लाइंड प्लेन से जस्ट स्लिप करती हुई आ रही थी, ठीक है। तो ये जैसे हमने इसको दोबारा देख लें कि जब बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रोल डाउन करके आ रही होगी, ठीक है, अगर हम उसको रिलीज़ करेंगे तो अगर ये बॉडी रिजिड है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये बॉडी रिजिड है और ये इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस है वो भी अगर रिजिड हो परफेक्टली, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वेट भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स है जो टेंजन के अलोंग एक्ट कर रही है और इसका जो टॉर्क है वो जीरो नहीं है। अब ये देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में एक्ट करते हुए बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसके इन सब पार्टिकल जो रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स हैं इनको ये एक्सेलरेट करवा रही है। इट मीन इस टॉर्क की वजह से रिजिड बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नाउ इट विल मूव फॉरवर्ड, इट विल नाउ मूव फॉरवर्ड एज वेल एज इट विल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ना अब हम हमारी जो टॉपिक था उसको हम समझते हैं। सपोज के लिए बेटा हमारे पास एक डिस्क है और हुप है, उसको हमने रिलीज़ किया है, ठीक है। अगेन अब अगर ये स्लिप नहीं कर रही, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से और परफेक्टली रिजिड भी हैं, तो दे विल मूव फॉरवर्ड एज वेल एज दे विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास। इस केस में ये रोटेट करती हुई नीचे आ रही हैं, ठीक है। अब इस केस में हम फाइंड करना चाह रहे हैं बॉटम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, या विच बॉडी विल विन द रेस। अब इस केस में पहले हम बात कर लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप, जो हुप को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ड्यू टू दी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस केस में हमारे पास एज वी नो दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स एक्सिस दैट इज एम आर स्क्वायर, सो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी विल गेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू पुट करें बेटा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी विल गेट एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हाफ एम आर ओमेगा होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को आर ओमेगा होल स्क्वायर, बट v इज इक्वल टू वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हु विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हुप की वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है, यानी हुप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो लीनियर काइनेटिक, इसका मतलब क्या होगा, जो अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो हुप की पोटेंशियल कुछ 5 जूल जो होगा नीचे आते वक्त वो कन्वर्ट होगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी में, और 5 जूल वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी 50% लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और 50% जो एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अब अगर हुप वो डिस्क रोल डाउन कर रही है तो कुछ एनर्जी, चूँकि हमने कहा व्हेन हुप रोल्स डाउन, व्हेन hoop rolls down the inclined plane, then according to law of conservation energy we can write potential energy at top is equal to kinetic energy linear plus kinetic energy rotational. Now kinetic energy potential energy top पर क्या होगी mgh, linear kinetic energy that is half mv square, rotational kinetic energy हमारे पास कितनी आई है that is equal to हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर एम जी एच, एम एम से कट गया तो यहाँ से जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ हुप इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, डेट इज द वेलोसिटी ऑफ हुप। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कहते थे। अब आप ये देखें कि अगर जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर वो हुप रोल डाउन करते हुए
अगर आ रही है तो उसकी जो बॉटम के ऊपर जो काइनेटिक जो वेलोसिटी है वो क्या है, अंडर रूट जी एच है। लेकिन जस्ट वो जब रोल डाउन नहीं कर रही थी, जस्ट स्लिप कर रही थी, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2gh। इसका मतलब आप देख सकते हैं अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो वेलोसिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, बिकॉज पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट ना होती तो इसकी जो वेलोसिटी होती है एट बॉटम वो 2gh अंडर रूट होती। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डिस्क अगर रोल डाउन करके आ रही है तो उसकी रोटेशन की वजह से जो एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर डिस्क हम जानते हैं बट डिस्क के लिए आई की जो वैल्यू होती है वो हाफ एम आर स्क्वायर होती है। तो इस केस में अगर हम पुट करें वैल्यू, सो पुटिंग द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वी कैन राइट इट 1/4, 2 हो गया, एम आर ओमेगा होल स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वी कैन राइट आर ओमेगा होल स्क्वायर। और आर ओमेगा होल स्क्वायर आपको पता है बेटे किसके इक्वल होता है, 1/4 यहाँ पे एम बी स्क्वायर, बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। तो ये हमारे पास आई है रोटेशन का एनर्जी। अब आप डिस्क में बात करें, डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क के केस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, बॉटम के ऊपर जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ है, ठीक है, बिकॉज इट इज इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क विल बी हाफ ऑफ इट्स लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 राइट डाउन कर देते हैं। अब आप ये देखें कि बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने बात की थी हुप के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप के ऊपर कन्वर्ट हुई बॉटम पे आते हुए, कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी में और कुछ रोटेशनल में। सो वी कैन राइट व्हेन डिस्क रोल्स डाउन, व्हेन डिस्क रोल्स down the inclined plane, then we can write potential energy is equal to kinetic energy linear plus kinetic energy rotational. Potential energy at top is mgh, linear kinetic energy is half mv square, that is always half mv square, plus rotation kinetic energy इस केस में हमारे पास डिस्क की कितनी है, ये 1/4 mv square। तो टेकिंग LCM, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दैट विल बी 3/4 mv स्क्वायर, mgh इज इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर। मैथ्स में ऐसे कैंसिल, तो वी गेट 4gh/3 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिवाइड हो गया। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास देखें v जो है डिस्क की जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, v डिस्क इज इक्वल टू 4/3gh, ठीक है। तो इसको हम यानी कि हमारे पास अंडर रूट लें तो 4gh/3 4gh/3 अंडर रूट, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v डिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट gh, ठीक। नाउ जो अंडर रूट 4/3 है इसको अगर लिखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो v डिस्क हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट 4/3 अगर सोल्व करें तो 1.15, और gh अंडर रूट इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक जो gh अंडर रूट है वो क्या थी, वेलोसिटी ऊपर। अब आप देख सकते हैं क्लियरली डिस्क की जो वेलोसिटी है वो हुप से ज़्यादा है, यानी 1.15 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ हुप। इसका मतलब क्या होगा, विच विल विन द रेस, डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट देन दी हुप, यानी कि डिस्क जो है हुप से पहले पहुंचेगी बॉटम के ऊपर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बॉटम के ऊपर ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है हुप के केस में रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में 50% लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी, और 50% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लीनियर में 50% और 50% रोटेशन में। लेकिन यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कम जो है पोटेंशियल एनर्जी कम कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब ज़्यादा पोर्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज मूविंग फास्टर, दिस विल बी मूविंग फास्टर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन देन द हुप, ठीक है। और डिस्क की जो वेलोसिटी है वो आप देख सकते हैं क्लियरली वो 1.15 टाइम ज़्यादा होगी हुप से, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको ये वजह भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जो है अगर डिस्क और हुप
जब स्लिप करते हुए आएंगे तो फिर दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो 2g अंडर रूट ही होगी, लेकिन रोल डाउन करने की वजह से रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की वजह से में कन्वर्जन होने की वजह से जो उनकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी। उससे बॉटम के ऊपर वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ जो है आइडल केस के केस में, इस केस में जो वैल्यूज़ थी उससे कम होगी। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।